जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कस्क्यूटा रिफ्लेक्सिया खरपतवार का सामान्यतः नाम क्या है। बात करें साथियों कस्क्यूटा रिफ्लेक्सिया खरपतवार का सामान्य नाम की, तो क्या हो जाता है, याद रखिएगा डॉडर। क्या हो जाता है, डॉडर हो जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉपसी बीमारी निम्न में से किस खरपतवार से संबंधित है। बात करें साथियों ड्रॉपसी बीमारी की कि इनमें से किस खरपतवार से संबंधित है, तो याद रखिएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना से संबंधित है। बात करें साथियों ड्रॉपसी बीमारी की, तो यह अंधेपन की बीमारी होती है और सरसों के बीज में आर्जिमोन मैक्सिकाना का बीज मिला करके उसकी पिराई की जाती है, जिससे जो ऑयल प्राप्त होता है उस ऑयल को खाने से जो कि ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है। तो याद रखिएगा ड्रॉपसी बीमारी किस खरपतवार से संबंधित है, आर्जिमोन मैक्सिकाना से संबंधित है। और बात करें साथियों पाइथेरियम हाइस्टोफोरस की, तो पार्थेनियम जो घास होता है इसको छूने से अस्थमा रोग हो जाता है, जिसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों किस फैमिली से संबंधित है। तो आप सभी लोग को पता होगा सरसों जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से भी संबंधित है और ब्रेसिकेसी फैमिली से भी संबंधित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए व बी दोनों हो जाएगा कि सरसों जो कि क्रूसीफेरी और ब्रेसिकेसी दोनों फैमिली से संबंधित है। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की कौन सी किस्म ऑफ सीजन में फल देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैंगो कल्टीवेशन से क्वेश्चन पूछाता है तो ये क्वेश्चन 100% पूछा सकता है कि आम की कौन सी किस्म ऑफ सीजन में फल देता है। तो याद रखिएगा निरंजना और मधुलिका ये दोनों जो कि ऑफ सीजन में फल देते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो याद रखिएगा ऑफ सीजन में फल कौन से देते हैं, निरंजना और मधुलिका। आइए अन्य के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा सकता है कि इनमें से आम की बहुब्रूडी किस्में कौन सी है। तो याद रखिएगा उल्लूर हो जाता है, गोवा हो जाता है, चंद्रकरण, बैलारी एवं मलगांव। तो मैंगो की पॉलीइम्ब्रियोनी यदि किस्म पूछे तो उल्लूर, गोवा, चंद्रकरण, बैलारी एवं मलगांव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा अर्ली सिंथेटिक और पूसा हिम ज्योति किस फसल की किस्में हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि पूसा अर्ली सिंथेटिक और पूसा हिम ज्योति किस फसल की किस्में हैं। तो याद रखिएगा फूल गोभी की हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं, फूल गोभी की हो जाती हैं। और बात के साथ यूँ परभनी क्रांति ये किसकी वैरायटी होती है, तो भिंडी की हो जाती है, याद रखिएगा। और बात करें अर्का अभय की, तो अर्का अभय भी याद रखिएगा भिंडी की ही प्रजाति होती है। और बात के साथ यूँ जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे पत्ता गोभी के जो कि सीड प्रोडक्शन के लिए जो कि कहाँ पे खेती की जाती है, तो याद रखिएगा पहाड़ी इलाकों में खेती की जाती है। पहाड़ी इलाकों में किसके लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। बात के साथियों सीड रेट की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पूछ सकता है कि जो कि फूल गोभी का सीड रेट क्या होता है। तो याद रखिएगा मध्यम एवं पछेती किस्म की बीज दर कितनी होती है, 375 ग्राम से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। किसके लिए, जब मध्यम एवं पछोती बुआई करेंगे तब। और जब अगेती किस्म की पूछेगा तो 600 से 750 ग्राम, याद रखिएगा। फूल गोभी में मध्यम एवं पछेती किस्म के लिए, जब मध्यम पछेती किस्म के लिए बोलेगा
तो 60 गुणे 65 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हो जाएगी। और अगेती की बात करेगा तो 45 गुणे 30 सेंटीमीटर दूरी की स्पेसिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, जब भी जो कि अगेती किस्म की बात करेगा तो स्पेसिंग कम हो जाएगी, और पछेती किस्म की बात करेगा तो जो कि स्पेसिंग अधिक हो जाएगी। ये किसी फसल के लिए वैलिड हो सकता है। तो स्पेसिंग में ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अब बात करें फूल गोभी में 1 हेक्टेयर फसल के लिए नर्सरी की आवश्यकता कितनी होती है, तो याद रखिएगा 150 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर्याप्त होता है। और यहीं यदि धान में बात कर दें कि धान में नर्सरी के लिए कितना क्षेत्र आवश्यक होता है, तो 1000 वर्ग मीटर जो कि आवश्यक होता है, या फिर 1/10 हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि फूलगोभी में जो कि कितने सप्ताह बाद पौधे को रोपण करते हैं, तो 3 से 4 सप्ताह बाद फूलगोभी के पौधे का रोपण करते हैं। और बात करें ऑफ सीजन किस्में की, तो पूसा, हिमज्योति और हिसार वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी पूछा सकता है कि इनमें से फूलगोभी की ऑफ सीजन की किस्म कौन सी है, तो पूसा, हिमज्योति है और हिसार वन है। इसे कभी भी उगाया जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का राजा तथा मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो साथियों, यदि सिर्फ बात करता फूलों का राजा तो अब कौन सा होता, गुलाब हो जाता। लेकिन आगे क्या जोड़ दिया हुआ है, फूलों का राजा मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है, तब याद रखिएगा डहेलिया हो जाता है। कौन सा होता है, डहेलिया हो जाता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, शायद आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है। साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि बात क्यों है, पौधे में आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो कहाँ पाता है, तो याद रखिएगा केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इन सभी जगहों पर पाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि साथियों बात करें आनुवंशिक पदार्थ की, तो देखिए ये जो कि सेल का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सेल का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसी में जो कि केंद्रक भी होता है। और इन सभी भागों में जो कि आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, जब भी आनुवंशिक पदार्थ की बात करेगा यानी कि जेनेटिक मटेरियल की, तो याद रखिएगा पौधे में आनुवंशिक पदार्थ जो कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की प्रकाशनुक्रिया किसके कारण होती है। बात करें जड़ों में प्रकाशनुक्रिया की किसके कारण होती है, IAA इंडोल एस्टिक एसिड के कारण होती है। और इंडोल एस्टिक एसिड जो कि प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहता है, प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फलों एवं फूलों के गिरने से बचाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पौधों में अस्थायी मुरझाना, टेम्परेरी विल्टिंग तब होता है जब जल अवशोषण की दर क्या होती है। बात करा है टेम्परेरी विल्टिंग की कि तब होता है जब जल की अवशोषण दर क्या होती है। याद रखिएगा, जब जड़ के अवशोषण की दर क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन से कम होती है। किससे, वाष्पोत्सर्जन से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोर्स मेगा स्पोर्स में मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है याद करने की। इस क्वेश्चन को, यदि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, बात किया है माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स में मेल और फीमेल गैमेट के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी मेल और फीमेल बनते हैं तो क्या होता है, जेनेसिस की क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, शायद आपकी एजीटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए उपलब्ध जल को किससे दर्शाया जाता है।
बात करें साथियों अवेलेबल वाटर की, पौधे में जो अवेलेबल वाटर होता है वो किससे दर्शाता है, तो याद रखिएगा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का अंतर होता है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच का अंतर होता है वो क्या होता है 0.33 से जो कि 15 ATM तक होता है। कितना 0.33 से 15 ATM तक के बीच का जो पानी होता है वो अवेलेबल वाटर कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बात करें साथियों हाइग्रोस्कोपिक वाटर की, तो ये होता है -31 ATM पर उपलब्ध होता है। फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो 1/3 या जो कि 0.33 भी आप लिख सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल घुलनशील फास्फेट है। इनमें से बात करें कौन सा जो कि जल में घुलनशील फास्फेट है, तो याद रखिएगा मोनोकैल्शियम फास्फेट हो जाता है। कौन सा होता है मोनोकैल्शियम फास्फेट हो जाता है जो कि जल में घुलनशील फास्फेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा एक जो कि मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। तो बात करें साथियों गिरनाइट की तो यह आग्नेय चट्टान हो जाता है। बेसाल्ट की बात करें तो यह भी आग्नेय चट्टान हो जाता है। सैंडस्टोन की बात करें तो यह सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण हो जाता है। लेकिन मार्बल की बात करेगा तो मार्बल जो कि रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल हो जाता है। इसके साथ ही बात करें साथियों संगमरमर ग्नीस जो कि क्वार्ट्ज, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आ जाते हैं। और ग्रेफाइट भी याद रखिएगा। और गिरनाइट बात करें साथियों गिरनाइट अम्लीय चट्टान हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अम्लीय चट्टान का उदाहरण कौन सा होता है, गिरनाइट हो जाता है। और क्षारीय चट्टान की बात करें तो बेसाल्ट हो जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है क्षारीय चट्टान का इनमें से उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा बेसाल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण का मूल कार्य क्या है। बात करें साथियों कम्युनिकेशन का मूल कार्य क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन देना भी होता है, मनाना या प्रेरित करना भी होता है, मोटिवेट यानी कि प्रेरित करना, ये सभी होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कम्युनिकेशन का जो भी कार्य होता है वो लोगों तक सूचना पहुंचाना, लोगों को जो कि प्रेरित करना, लोगों को मनाना, ये सभी जो कि कम्युनिकेशन के कार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी से दूसरे उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, वो क्या कहलाती है। याद रखिएगा क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इन्वर्समेंट्री का मोस्ट एग्जाम रिलेटेड है। जब पशुओं की संख्या 25 से अधिक हो तो सबसे उपयुक्त आवास कौन सी होती है। यानी कि जब पशुओं की संख्या जो है कि 25 से अधिक होती है तो जो कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो याद रखिएगा टेल टू टेल सिस्टम हो जाती है, यानी कि पूंछ से पूंछ विधि हो जाती है। बात करें पूंछ से पूंछ विधि में तो देखिए साथियों दो तरफ से जो कि मेंजर बनाए जाते हैं नाद, जिसमें इधर से पशु लगे रहते हैं और इधर उनका मुंह होता है, तो ये हो जाता है टिल टू टिल मेथड। लेकिन ये कब कहता है, जब पशु 25 से अधिक होते हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, जब पशु जो कि 25 से कम होते हैं तब जो कि हेड टू हेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा, दोनों में से एक शायद आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पहला, यदि पशु की संख्या 25 से अधिक है तो टिल टू टिल मेथड यूज करते हैं, यानी पूंछ से पूंछ विधि का यूज करते हैं। जब पशु की संख्या 25 से कम होती है तो हेड टू हेड विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंदा फूल का वैज्ञानिक नाम है। गेंदा फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा टैगेटिस एरेक्टा। क्या नाम है, टैगेटिस एरेक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश हो जाता है।
ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। कब? कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज मांग वक्र यह दर्शाता है कि मांग की लोच क्या होगी? तो याद रखिएगा, मांग की लोच 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों को किसी विशिष्ट जगह के लिए प्रस्तावित तकनीकी से प्रभावित करने के लिए प्रभावी प्रसार की विधि है वो कौन सी है? प्रदर्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि कृषक को किसी विशिष्ट जगह के लिए जब प्रस्तावित तकनीक को प्रभावित करने के लिए प्रभावी संचार की विधि की बात करें तो वो प्रदर्शन हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पाई का रोग होता है। पाई का रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, खनिजों की कमी की वजह से पाई का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। सूखे चारे की गुणवत्ता किस तरह से सुधारी जा सकती है कि पशुओं को खिलाया जा सके? तो याद रखिएगा, यूरिया के उपचार के द्वारा सूखे चारे की गुणवत्ता को सुधारी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है किस वर्ष की अवस्था में? 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बछड़ी जो कि प्रजनन योग्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है कैसे? याद रखिएगा, कैल्शियम मिला करके। क्या करके? कैल्शियम मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में औसत गर्भावस्था का समय होता है, वैसे तो देखिए 310 दिन होता है, लेकिन 307 दिया है, राइट आंसर ऑप्शन 307 हो जाएगा। यदि गाय का पूछे तो 282 दिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी संबंधित है। रतौंधी किससे संबंधित है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और बात करें विटामिन ए का जो कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है थायमिन। विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी की बात करें तो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल हो जाता है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी नस्ल की गिर गौवंश का दूध उत्पादन क्षमता होता है। बात कर रहा है अच्छी नस्ल के गिर गौवंश के दूध काल की कि दूध उत्पादन क्षमता कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 2000 से 2500 होती है। किसकी? 2000 से 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है? जाहिर सी बात है, केचुए की खाद है तो केचुए की सहायता से ही बनाई जाएगी। और देखिए, केचुए की 3 प्रजातियां होती हैं। पहला एपीजीएक, एनडीजीएक और डायोजीएक, जिसमें एपीजीएक होता है वो 1 मीटर की गहराई तक होता है और जो कि कृषि अपशिष्ट पदार्थ 90% खाता है और मिट्टी को 10% खाता है। और दूसरा होता है एंडोजीएक, इम्पॉर्टेंट है दूसरा एंडोजीएक, जो कि 1 से लेकर के 3 मीटर की गहराई तक भूमि के अंदर रहता है और यह 90% सिर्फ सॉइल को खाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे पूछाता है, जल निकास में जो कि भूमिका निभाता है एंडोजीएक भूमिका निभाता है। और बात करें साथियों डाइजीएक, जो तीसरा होता है डाइजीएक, वो ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है जो कि पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति इंगित करता है किसे? मत्स्यिकी को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेहसाना एवं सुरती किसकी एक नस्ल हो जाती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। तो साथियों, ये आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एसटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।